जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन करेंगे और आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लाए हैं जो बहुत अच्छा लगेगा। इसका कंसेप्ट अगर आप समझिएगा, समझ के देखते हैं, पूरा वीडियो को फील करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप 11th के लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 चैप्टर का 10-10 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो पहले जाके देखिए। उसके बाद चैप्टर 4 का तैयारी कीजिए। इसमें भी आज हम 10 क्वेश्चन लाए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 चैप्टर का जैसे हो जाएगा कंप्लीट, आपका कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? 40 ऑब्जेक्टिव। तो 40 ऑब्जेक्टिव का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा से समझिएगा। चलिए तो स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम लिखा हुआ, देखिए चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए सब। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी? इसमें से कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है? क्या लग रहा है आपको? टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और चार्ज और इम्पल्स। एक बात बताइए, इसमें बोल रहा है कि स्केलर कौन नहीं है वो निकालिए। उससे अच्छा ये है कि आप पता कर लीजिए इसमें वेक्टर कौन है। अगर वेक्टर पता चल गया कि ये वेक्टर है, इसका मतलब वो स्केलर नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है? इम्पल्स एक तरह का, किधर गया? इम्पल्स जो होता है वो वेक्टर होता है। इम्पल्स क्या है? वेक्टर है। इसका मतलब ये स्केलर नहीं है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? F गुना dt, या तो चेंज इन मोमेंटम। यस सर, है ना। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या J इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप। J इक्वल टू F गुना dt या तो डेल्टा P। दिस इज ए इम्पल्स। और इम्पल्स किस तरह का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर है इसका मतलब ये स्केलर नहीं है। तो आंसर कौन हो गया? डी। नेक्स्ट बोलिए, ये समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए रूफ टॉप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री above the horizontal. It hits the ground a few seconds later. The ball has the smallest speed during its motion when. देखिए सवाल को आप समझिए। एक टॉप पर से कुछ भी मान लीजिए, एक टावर मान लेते हैं। क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए तब ये क्वेश्चन मजा आएगा। ठीक है, सवाल ये बोल रहा है कि एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है ना। किसी भी टावर मान लेते हैं हम लोग, किसी भी टावर पर से, किसी भी टावर से बॉल को थ्रो किया जा रहा है। ये जो बॉल को थ्रो किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाता है, यहाँ जो कोण बना रहा है यहाँ, वो 45 डिग्री बना रहा है। ऐसे थ्रो किया गया बॉल को, ऐसे इस तरह से बॉल का मोशन होगा। ऐसे सोचिए कि आप छत पे हैं, किसी के छत पे, और वहां से फुटबॉल को किक कर रहे हैं, फुटबॉल को मार रहे हैं ऐसे उठा के 45 डिग्री पे। बात आ रही समझ? 45 डिग्री पे फुटबॉल को मार रहे हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट पे पूछ रहा है? नहीं, सवाल ये पूछ रहा है ना, कि कुछ समय बाद अगर ये ग्राउंड पे आ जाता है तो पूरा जर्नी में इसका मिनिमम वेलोसिटी कहाँ देखने को मिलेगा। वही बोल रहा है ना, कि द बॉल हैज द स्मॉलेस्ट स्पीड ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब बॉल को आप यहाँ से किक कीजिएगा, समझिए ध्यान से, ये सवाल आप समझ सकते हैं, इतना टफ सवाल नहीं है। आप अगर ध्यान से सवाल को सुनिएगा तो ये समझ सकते हैं। बॉल को यहाँ से फेंका गया है ना, थ्रो किया गया 45 डिग्री पे, ऐसे 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 गिरेगा बॉल। कुछ समय बाद मान लो गिर गया ग्राउंड पे, तो बोल रहा है ये पूरा जर्नी में किस जगह पे इसका वेलोसिटी कम होगा। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया? किस जगह पे इसका वेलोसिटी कम होगा या स्पीड कम होगा, सबसे मिनिमम कहाँ होगा? तो एक बात याद रखिएगा,
हाईएस्ट पॉइंट पे, जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। सोचिए ऐसा क्यों हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पर ही वेलोसिटी 0 क्यों हो रहा है, ये मन में सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ, वहां ऐसा क्या हुआ कि मिनिमम हो गया। तो एक बात जानिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे इसका जो y कंपोनेंट होता है वो हो जाता है 0 और x कंपोनेंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है u cos थीटा। तो y कंपोनेंट, इस प्रोजेक्टाइल का y कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे हो जाता है 0, है ना, एक कंपोनेंट हो गया 0 तो वही हो गया वहां पे मिनिमम। और बाकी कहीं पर भी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर अगर ले लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के अलावा कहीं भी ले लीजिए, y कंपोनेंट 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है। एक हाईएस्ट पॉइंट भी है जहां पे y कंपोनेंट होता है 0, इसका मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम होगा। ठीक है, बात आ गया समझ में। सवाल क्या था कि किसी बॉल को अगर हम 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे, किसी बॉल को हम 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे किसी टावर पर से, तो पूरा जर्नी में उसका स्पीड कम कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा। हमारा आंसर है मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे उसका जो स्पीड होगा वो मिनिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट 0 हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगा, कम होगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि y कंपोनेंट यहाँ 0 क्यों हुआ सर, जानना चाहते हैं, लग तो नहीं रहा, तो जानिए y कंपोनेंट इसलिए हो रहा है 0 क्योंकि y के डायरेक्शन के अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। देखिए y डायरेक्शन ऊपर हुआ और इसके अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको धीरे 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 क्या कर देगा, 0। तो इसलिए y कंपोनेंट क्या हो गया, वहां 0 हो गया। ठीक है, पूरा धज्जिया उड़ गया इसका, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मस्त क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन जिसको बोला जाता है ना, वो क्वेश्चन है। इसको अगर समझिएगा तभी आप बना पाइएगा, और अगर नहीं समझिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। अच्छा, उसका आंसर कौन होगा पता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट जो लिखा होगा। अरे यार तो बताएं नहीं, और इसी में कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सर, ए सर, बी सर, क्या। देखे इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ए आंसर हुआ इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, चलिए तीसरा में क्या है, सवाल को समझिएगा, बड़ा शानदार सवाल है। आज अच्छा सवाल लाए हैं, आप देख लीजिए। मन लगता है तभी वीडियो को देखिए, पढ़ने का मन है तभी वीडियो को देखिए। क्वेश्चन शानदार है तो वक्त तो लगेगा ही जी। यस सर, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक क्रिकेटर कैन थ्रो ये बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विथ द सेम स्पीड। हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। बोल रहा है अगर एक क्रिकेटर है जो बॉल को जब थ्रो करता है तो मैक्सिमम रेंज गेन करता है। रेंज मैक्सिमम गेन करता है। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, मस्त है क्वेश्चन, समझ जाइए, मजा आ जाएगा आपको। मैक्सिमम रेंज गेन करता है। एक बात बताइए, रेंज का बात हम लोग कहाँ करते हैं, रेंज का बात हम लोग करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। और बोल रहा है मैक्सिमम रेंज गेन कर रहा है, मैक्सिमम रेंज। और इस मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना दिया है, 100 मीटर। 100 मीटर दिया हुआ मैक्सिमम रेंज। एक बॉलर है जो बॉल को मैक्सिमम रेंज गेन कराता है और वो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना है, 100 मीटर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम तब होता है जब उस बॉलर ने कितना डिग्री पे फेंका होगा, 45 डिग्री पे।
45 डिग्री पे अगर बॉल को आप थ्रो करते हैं तभी रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको हिंट्स मिल गया कि मैक्सिमम रेंज है, तो रेंज अगर मैक्सिमम है, रेंज अगर मैक्सिमम है तो थीटा कितना ले लेना है, 45 डिग्री। ये आपका थ्योरी में बताया जाता है। थीटा जब 45 डिग्री होगा तभी रेंज क्या हो गया, मैक्सिमम। 45 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग इसको समझ गए। कहाँ से समझ गए, मैक्सिमम रेंज से। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस समझिएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि थीटा कितना है, 45 डिग्री। और ये मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना है, 100 मीटर। बात आया समझ में। तो बोलता है कि अगर ये बॉल को ऊपर फेंका जाए, अगर ये बॉल को ऊपर फेंका जाए तो बताइए हाइट कितना गेन करेगा। सवाल यही है कि अगर वो बॉल को मैक्सिमम रेंज गेन करा रहा है, ये वेलोसिटी नहीं दिया है कि कितना से फेंका है, सो मान लिया जाए u वेलोसिटी से फेंके हम लोग तो रेंज हुआ मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना है, 100 मीटर। तो अगर उस बॉल को सीधा ऊपर फेंकता तो बताइए हाइट कितना गेन करेगा। ठीक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक अच्छा लेवल है, आप समझिएगा कैसे कैसे हम इसको समझाते हैं और बनाते हैं। सो देखिए, चलिए बताइए, रेंज मैक्सिमम हुआ तो रेंज मैक्सिमम से थीटा कितना डिसाइड हो गया, 45 डिग्री। अब बताइए रेंज मैक्सिमम का एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, 2 थीटा बाय जी। और अगर रेंज मैक्सिमम है तो आप साइन 2 थीटा को हटा सकते हैं और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर बाय जी। आप बोलिएगा सर ये साइन 2 थीटा गया कहाँ, बताइए साइन 2 थीटा के जगह 45 जब पुट कर दीजिएगा तो 45 गुना 2 कितना हो गया, 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। इसका मतलब कि रेंज अगर मैक्सिमम है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय जी, u स्क्वायर बाय जी। और u स्क्वायर बाय जी रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया। और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना दिया है, 100। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 100, मैक्सिमम रेंज की जगह कितना लिख दिए, 100। ये हो गया u स्क्वायर बाय जी। देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। g का वैल्यू कितना होता है, 10। देखिए यहाँ g है, यहाँ g है, यहाँ g का वैल्यू हम 10 लिख देते हैं, 10 लिख दिए। 10 गुना 100 कीजिए तो हो जाएगा u स्क्वायर गुना 1000। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। u स्क्वायर बाय 10 और इधर 100 है तो 100 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। मतलब कि u स्क्वायर का वैल्यू आया आपका 1000। u स्क्वायर का वैल्यू कितना, 1000। इसको रखिए बचा के, काम आएगा, इसको बचा रखिए। कहाँ यूज करेंगे, यहाँ। चलिए अब हम लोग u स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए 1000। अब क्या होगा, एक बॉल को जब आप u से फेंकिएगा, कितना से फेंकिएगा, u से फेंकिएगा तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हाइट कितना होगा, ये h मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, h मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा। तो बताइए न्यूटन का इक्वेशन याद है आपको, न्यूटन इक्वेशन क्या होता है ना। थर्ड इक्वेशन बताइए न्यूटन का। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh फ्री फॉर्म में ये यूज होता है। बताइए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना, 0। यहाँ लिख दिए 0। u स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 1000। यहाँ लिख दिए 1000 माइनस 2 गुना g का वैल्यू 10 होता है तो 10 और गुना h। 10 गुना 2 20 हो गया। तो बताइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 10 और 2 है दोनों को 20 बोलेंगे और 20 h को इधर ला रहे हैं, इधर है माइनस तो इधर आ जाएगा तो प्लस। तब 20 गुना क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1000। बताइए h कितना निकलेगा, h इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाय 20। काटिए, 1 0 से 1 0 और 2 से काट दीजिए 100 को, आया कितना, 50।
50 मीटर। ये एक स्टैंडर्ड लेवल न्यूमेरिकल है, मस्त, इसका एक लेवल है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 50। देखिए सब क्वेश्चन आसान रहेगा तो फिर आप 11th में कैसे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी अटेंड कीजिए ना जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी 2 बार 3 बार देख के समझेंगे, तब ने मजा आएगा कि पढ़ रहे हैं, है ना। अब सब छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, इसमें ही टिक लगा दीजिए, इसमें ही टिक लगा दीजिए, इसमें इसको मतलब हुआ दिमाग में ग्रोथ, दिमाग आपका ग्रोथ कैसे करेगा। कुछ क्वेश्चन को ऐसा मतलब हम लोग डील करेंगे जो लगेगा कि नहीं ये मेरे लेवल का अभी तो नहीं था, लेकिन हम समझ के इसको अपना लेवल में लाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, 2 बार देखना पड़े 3 बार देखना पड़े, लेकिन डरना नहीं है। यस सर, यस सर। ये भी एक मस्त क्वेश्चन है, ये भी आपको समझा देंगे, टेंशन ना लीजिए। हाइकर का मतलब होता है यात्री, बोल रहा है हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ, है ना, जिसका हाइट दिया हुआ है 490 मीटर। एक यात्री है जो अगला सा पगला सा था, एक शिखर पे चढ़ गया, मतलब एक हाइट पे चढ़ गया जिसका हाइट दिया था 490 मीटर, 490 मीटर एबव द ग्राउंड एंड द थ्रो ए स्टोन। बेचारा जब यहाँ चढ़ा तो उसको लगा कि कुछ करना चाहिए, तो क्या किया, एक स्टोन को थ्रो कर दिया, फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल विथ ए स्पीड ऑफ, हॉरिजॉन्टली फेंका, बड़ा लड़का समझदार था, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, कितना से 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से। हॉरिजॉन्टली का मतलब ऐसे सीधा, ऐसे फेंक दिया, सीधा ऐसे चढ़ गया शिखर पे या चोटी पे बोलिए, पहाड़ पे बोलिए, चढ़ गया, जिस पहाड़ का हाइट कितना था 490 मीटर, और ऐसे सीधे एक बॉल को, एक स्टोन को ऐसे फेंक दिया सीधे। तो बोल रहा है हाँ, जो फेंका ने, वो जो फेंका उसका जो स्पीड था वो कितना था 15 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, बॉल को जमीन पर आने में कितना समय लगेगा। बिंदास क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं है, ये ट्रिक लगा दीजिएगा। वैसे ये ट्रिक कहाँ से आया है ये भी समझा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, लिखिएगा T = √2h/g डायरेक्ट। कोई भी क्वेश्चन रहे आप इससे तुरंत बना सकते हैं। T = √2h/g ये फॉर्मूला होता है, या ट्रिक बोल दीजिए, सेम है। आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं टावर टू ग्राउंड का, तो ये फॉर्मूला होता है, ये बॉल ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर से नीचे आने का समय का फॉर्मूला ये है ना, 2h/g सीधे अंडर रूट। तो देखिए हम पुट करेंगे और धड़ आंसर आएगा, कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला याद करना होगा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। T = √2h/g। बोलिए 2 गुना h का वैल्यू बोलिए यहाँ 490 सर, ओके। g का वैल्यू बताइए, g का वैल्यू 10, लेकिन 10 नहीं लीजिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, g का वैल्यू 9.8 लेना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है। सर आपको आइडिया कैसे हुआ, देखो ये है 4 × 9 है, तो जब 4 × 9 को दुगना करोगे तो 98 आएगा, इसीलिए जब 4 × 9 का रेशियो में दिखे तो आप लीजिए 9.8। एक बार फिर समझाते हैं, फिर से समझो। 10 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये देखिए 490 है, मतलब ये 49 है, और यहाँ 9.8 है। अगर पॉइंट को हटाइएगा तो हो जाएगा 98। 98 का आधा कितना होता है, 98 का आधा होता है 49, तो ये कटेगा। इसीलिए जब 400 ना क्या बोलते हैं 490 रहे या 49 रहे तो जी का वैल्यू 9.8 लो। वैसे तुमको इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ रहेगा, यहाँ गलती से नहीं लिखाया है, क्षमा करो, ठीक है। जी का वैल्यू कितना लिख देंगे 9.8, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताइए डेसिमल को हटाएंगे तो 0 एक ऊपर बैठेगा। अगर आप गणित का स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि 0 ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुना 9, ओहो 2 गुना 4 9 और 2 0 चला जाएगा ऊपर, एक 0 तो पहले से था, एक 0 नीचे से चला गया, नीचे हो गया 98। बात आ रही समझ में। अब काटिए, इसको काटने आता है आपको, देखिए 4 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो 98 हो जाएगा। ये ऐसे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काटिए
है ना, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, तो ऊपर बचेगा 100, और फिर ये 2 से ये 2 काट दीजिए, ठीक है। तो अंडर रूट में जो बचा वो कितना बचा, 100 बचा। तो अंडर रूट में अगर 100 है तो बाहर कितना निकलेगा, 10 सेकेंड। मतलब जमीन पर आने में स्टोन को जो वक्त लगेगा वो होगा 10 सेकेंड। आंसर हमारा हो जाएगा बी। बोलिए कोई दिक्कत? सवाल में क्या था पता था? एक हाइकर था, एक यात्री था जो 490 के हाइट पे चढ़ गया और वहां से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया 15 मीटर पर सेकेंड से। कितना से? 15 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा था कि ग्राउंड पर आने में समय कितना लगेगा। आपके मन में एक डाउट होना चाहिए, वो डाउट ये होना चाहिए कि सर 15 मीटर पर सेकेंड जो था वो कहाँ यूज हुआ। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जितना भी दिया रहे डेटा वो सब यूज हो, आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, है ना, और क्वेश्चन अटेंड करने के लिए तरीका। बोलिए बात आ रही समझ में? ऐसा नहीं कि आंगनबाड़ी जैसा जो दिया है लिख दिए और एक का करके फॉर्मूला लगा रहे हैं, ई लगाओ नहीं आया रे, ई लगाओ नहीं आया रे, ई लगाओ। एक बार लगाओ फॉर्मूला, आंसर लाओ और आगे बढ़ जाओ। बात आ रही समझ में? ठीक है, चलिए ये लगेगा ही नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। नीचे आने में, बॉल को नीचे आने में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता है। नीचे आने में वर्टिकल कंपोनेंट का रोल होता है, जो कि यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 है। बात आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ो। वैसे ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको तकलीफ नहीं होगा। यस, नेक्स्ट। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ये क्वेश्चन वेक्टर का है। ये हम थोड़ा सा फास्ट में समझाएंगे। क्यों समझाएंगे फास्ट में? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देते। देखिए यहाँ वेक्टर लिखाएगा दोस्तों, यहाँ भी वेक्टर लिखाएगा, यहाँ कैप रहेगा, कैप रहेगा, कैप रहेगा, कैप रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि cos थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए, है ना। ए cos थीटा इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया फॉर्मूला। अब सोचिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ला के सबको यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकलता है, समझिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। देखिए कैसे सो, आई वाला होता है a1, जे वाला होता है b1, फिर b वाला में लेंगे तो ये वाला होगा a2, ये होगा b2। कंपोनेंट लेना है। आई के सामने कितना है, 1 है, तो a1 का वैल्यू 1 हो गया। जे के सामने कितना है, 1 है, तो b1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इसमें आ जाइए b में, तो आई के सामने कितना है, 1 है, तो a2 का वैल्यू 1 हो गया। जे के सामने कितना है, -1 है, तब b2 का वैल्यू हो गया आपका -1। सर c1 c2 नहीं है, तो देखो k भी रहता ना तो वो c1 c2 में चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ए डॉट बी निकालने बोले ने तो आई वाला का कंपोनेंट और आई के कंपोनेंट को गुना कर दो, मतलब 1 गुना 1 प्लस जे वाला के साथ गुना कर दो, यहाँ 1 यहाँ -1 प्लस 1 गुना -1। तो बोलिए क्या हो गया, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ 1, आया कितना, 0। कितना आ गया, 0। मतलब ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया, 0। एक बात याद रखिए, ए डॉट बी का वैल्यू अगर आ गया आपका 0, तो एक बात याद रखिए कि कभी भी ए डॉट बी का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो पता है ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस निकालने का भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, सो देखिए, सोचिए ए डॉट बी का वैल्यू आ चुका है 0, तो ऊपर में लिख लेंगे 0, नीचे चाहे कुछ भी लिखेंगे, नीचे चाहे कुछ भी लिखेंगे
जीरो को कुछ से भी डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा हीरो जीरो। जीरो को कुछ से डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। और बताइए कॉस थीटा इक्वल टू हो गया जीरो, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो जीरो कितना डिग्री में होता है, तो 90 डिग्री में होता है। तो जीरो को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, जीरो लिखो या कॉस 90 लिखो, बात क्या है, सेम है। और यहाँ देखिए कॉस और कॉस जो है वो हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे और ये सोचेंगे कि सर कॉस थीटा, कॉस और कॉस काटता नहीं है सर, आप काट कैसे दिए। देखिए बालक, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 है, तो जब थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो होगा कॉस इनवर्स कॉस 90। अब अगर पेट का दर्द कम हुआ होगा तो कॉस और कॉस हट जाएगा तो बचेगा कितना, 90। बोलिए आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, 90। 90 कहीं दिख रहा है, यस सर, ठीक लगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर के कंपेयर में ये जो चौथा लेक्चर है इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाए, हर तरह का क्वेश्चन हम लाएंगे, टेंशन ना लीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब भी कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, आप इतना स्पीड बोलते हैं तो समझ में नहीं आया, एक बार और सुन लीजिए। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा, कोई भी पार्टिकल जब भी वेलोसिटी से घूम रहा है सर्कुलर मोशन पे, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब ये यहाँ जाएगा, बॉडी जब यहाँ जाएगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, जब यहाँ था तो डायरेक्शन सेंटर के लॉन्ग लगता है डायरेक्शन, यहाँ है इधर के डायरेक्शन, इधर है यहाँ, है ना, यहाँ जाएगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, यहाँ जाएगा ऊपर। मान लिया जाए यहाँ पे जो बॉल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ, सेंटर के मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर, यहाँ से नीचे, यहाँ से इधर। तो आप देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, सेंटर के तरफ है लेकिन हमेशा क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ है तो ऊपर है, ऊपर है तो नीचे है, यहाँ है तो इधर है, यहाँ है तो इधर है। मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट वेक्टर, जो कि गलत है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है ये। तो आंसर है नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। स्केलर का तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, स्केलर का बात ही नहीं करेंगे, नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। हाँ, अगर आप में से किसी को सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला याद होगा तो मन में गुनगुनाइए, हम सुन लेंगे। v²/r और ω²/r, ये दो होता है, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v²/r और ω²/r। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कोई तकलीफ? नॉट कांस्टेंट क्यों आया पता चला, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, 10 लगेगा, 10 लगेगा, 10 लगेगा, 10 लगेगा, लेकिन एक बार ऊपर होगा, एक बार लेफ्ट होगा, एक बार राइट होगा, डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, इसीलिए नॉट कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना तो वेरिएबल में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्या हुआ, माइक ऑन ही नहीं था, इसकी वजह से अभी तक का जितना क्वेश्चन गया होगा उसमें जो साउंड होगा वो अलग होगा, थोड़ा सा है ना, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अभी से जो साउंड होगा वो सही हो गया होगा वीडियो में। ठीक है, क्या कीजिएगा, टेक्निकल इशू होते रहता है और इतना इशू होता है मेरे साथ कि क्या बोले, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन से आपको जो साउंड है वो बहुत क्लियर सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम उसमें पढ़ चुके थे तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन में लिख रहा है कि बॉम्ब इज रिलीज बाय हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। कहने का मतलब ये हुआ
कहने का मतलब ये है कि एक एरोप्लेन है, चलिए हम लोग एक एरोप्लेन बना लेते हैं लो बजट का। ये हो गया एरोप्लेन, इसमें एक यात्री है कोई भी, है ना, इसके हाथ में बॉम्ब है, इस तरह से बॉम्ब लागेलूला हाल है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो 380 किलोमीटर पर आवर हम लेके चल रहे हैं। सवाल को हम पहले आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो सवाल आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? सवाल, ठीक है। देखिए तो सवाल में क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में एक यात्री बैठा हुआ है ना। अब उसमें उसके हाथ में एक बॉम्ब है जो वो रिलीज कर रहा है। रिलीज करने का मतलब होता है बॉल को छोड़ देना, ऐसे बॉल रखे हुए उसको छोड़ देना, वो रिलीज होता है। तो बोल रहा है कि जब ये बॉल को छोड़ देगा, ऐसे रिलीज कर देगा, तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, ये जो गिरेगा बॉम्ब, जो ग्राउंड पे गिरेगा, इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा कि इलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा? अगर आप गणित पढ़ रहे हैं, गणित में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो जितना भी नाम लिए हैं सब वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सर्कल तो आप सब समझ रहे हैं, गोल होता है, स्ट्रेट लाइन सीधा होता है कि नहीं? तो देखिए अब समझिए, कंसेप्ट को समझिए, अगर सवाल को समझ गए हैं तो कंसेप्ट को समझिए, थोड़ा सा सिचुएशन को समझिएगा। क्या समझना है ना, कि एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक बॉम्ब है, उसको क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो बॉल को जब रिलीज करेगा, ठीक है, तो वो गिरेगा कैसा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आप बताइए, अगर प्लेन चल रहा है 380 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़का जो है, जो इसमें बैठा हुआ है, ये भी कितना से चल रहा है? 380 किलोमीटर पर आवर से। बात आ रही समझ में? अब इसके हाथ में एक क्या है? इसके हाथ में एक बॉम्ब है, उस बॉम्ब भी कितना से चल रहा है? आपके हाथ में चाहे कुछ भी हो, आप अगर 380 से चल रहे हैं, इसका मतलब आप चल रहे हैं, आपका शर्ट चल रहा है, आपका पैंट चल रहा है, आपके हाथ अगर कलम है तो कलम चल रहा है, जो भी है प्लेन में जो कुछ भी है वो कितना से चल रहा है? 380 किलोमीटर पर आवर से। आप जैसे उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, ऐसे ड्रॉप कर दीजिएगा, इसका मतलब कि इस बॉम्ब के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? 380 किलोमीटर पर आवर। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, नीचे के तरफ नहीं है वेलोसिटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कितना है? 380। तो बॉम्ब तुम्हारा इस तरह से, कहीं ना कहीं इस तरह से बॉम्ब है वो ग्राउंड पे गिरेगा, इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, और ये पाथ कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये होता है पैराबोला। समझाया गया होगा, ये क्या कहलाता है? पैराबोला, ठीक है। तो आंसर हो गया पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया था? एक एरोप्लेन था, वो चल रहा था, है ना, उससे एक यात्री उस पर बैठा हुआ था, वहां से बॉल को ड्रॉप किया गया, तो बॉल को या बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा, जब गिरेगा तो किस तरह का पाथ को फॉलो करेगा, वही बताना था, जो कि कैसा हो गया? पैराबोला हो गया। स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, सर्कल देखो, स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, सर्कल ऐसे होता है, और हाइपरबोला जो तुम्हारा है वो कट के होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का, है ना। ये हो गया पैराबोला, ठीक है। तो हम लोग का जो पाथ बनता है वो ऐसे बनता है, तो ये क्या हो गया? आपका पैराबोला हो गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 8 के बाद आता है 9, ठीक है। साउंड इफेक्ट होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्या बोले, दिक्कत होते रहती है ना। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है और बड़ा टेक्निकल है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। ये सवाल जो है वो कंसेप्ट पे है, अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो इसमें कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िएगा, टिक लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। यस सर, क्वेश्चन समझा दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। इन ए केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पहले आप दिमाग में लाइए, ऐसे होता है सर प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से यू होता है, ये अगर थीटा है तो ये कॉस थीटा होता है, यहाँ पर यू साइन थीटा होता है, ये मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो यू कॉस थीटा होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जब भी बात किया जाए तो इतना बात दिमाग में छप जाना चाहिए तुरंत। प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा गया तुरंत, यू थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, दौड़ा दो ऐसे,
मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट 0, x कंपोनेंट u cos थीटा। इतना दौड़ने के बाद एक बात समझिए, जो बॉल ऐसे 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 ऊपर उठ रहा है उस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सभी पे नीचे लग रहा है, ऐसे ऐसे। यहां पर भी बॉल आएगा तब भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे, यहां पे आएगा तब भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे होगा। ये बात आया समझ में? तो जब बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पर भी तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे होगा। और वेलोसिटी किधर हो गया? हॉरिजॉन्टल में। और एक्सीलरेशन किधर हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब समझिए सवाल को, बोलता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को लीजिए और व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का कोण कितना बनेगा? तो हम एक लाइन में बोल देंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा वर्टिकल, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आंसर आ गया आपका कितना? 90 डिग्री। बात आ रही समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बड़ा मस्त क्वेश्चन था, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये बात आप नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है ना, द एक्स वाई जेड coordinates of the two points A and B are given respectively as 0.04 minus 2 and minus 2 8 minus 4. The displacement vector from A to B is। एक बात बताते हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छा से समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले, है ना, तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 पॉइंट का। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। दिल थाम के बैठिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आपको उठने का मन कर रहा है तो याद कीजिए कि ये आपके लिए है ना। उठिए नहीं वीडियो छोड़ के, पहले पढ़ लीजिए। बोल रहा है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 4 - 2, 0 4 - 2, ठीक है, 0 4 - 2। उसके बाद बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है आपका -2 8 और -4, ऐसे दिया हुआ है। आपको बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए इसका बहुत अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है, ठीक है। आप अगर सबसे शॉर्ट में जाना चाहते हैं, सबसे शॉर्ट में, तो ये है ना कि बी वाला कंपोनेंट में ये वाला घटा दीजिए और देख लीजिए कौन ला मैच कर रहा है, वही आंसर। बी वाला में कौन घटा दीजिए? ए वाला। चलिए देखते हैं घटा के हम लोग। -2 - 0, -2 - 0 देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है। -2 - 0। उसके बाद देख लीजिए 8 में 4 जाएगा, 8 गया 4। उसके बाद -4 - 2, -4 माइनस, ये तो फॉर्मूला ला माइनस हुआ और यहाँ माइनस पहले से है, -2। तो बताइए इसका कितना आया? इसका कितना आया? इसका आया -2। देखिए इसका कितना आया? 4 आया। इसका कितना आया? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा, माइनस माइनस प्लस और -4, तो यहाँ भी आ जाएगा -2। मतलब आई जे और के, मतलब ये हो गया कि -2i 4j -2k माइनस, देखिए -2i + 4j -2k आंसर। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। ए कंपोनेंट दिया है, बी कंपोनेंट दिया है, आपको निकालने बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। ए टू बी लिखा है तो बी में ये घटाएंगे, ए टू बी लिखा तो बी में किसको घटाएंगे? ए घटाएंगे। अगर बी ए लिखता तो ए में किसको घटाते हैं? बी को घटाते हैं। बात आ रही समझिए? बहुत आसान है, एक बार इसको आप वीडियो को पीछे से समझिए, ठीक है, पीछे से समझिए। क्या बोल रहा था? ए टू बी, ए टू बी, तो बी में किसको घटा दिए? ए को। बी वाला कोऑर्डिनेट जो था, बी वाला कोऑर्डिनेट में किसको घटा दिए? ए को घटा दिए, ठीक है। तो जो आया देखिए सिंपल घटाए हैं, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो आ गया, ये आ गया। सब एक के साथ आई लगा दीजिए, एक के साथ जे और एक के साथ के लगा दीजिए, जो आ गया वो आंसर हो गया आपका। बोलिए बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
हर कोई देखिए, इस क्वेश्चन को हम और भी तरीका से बता सकते थे। ए के पोजीशन वेक्टर लिखते, बी के पोजीशन वेक्टर लिखते, फिर बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे आपको हर चीज। चलिए, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन इतना इज, देखिए इसका फॉर्मूला होता है ना, आपको याद रखना है। अगर आपसे बोल रहा है कि एक ए वेक्टर दिया होगा, ये एक वेक्टर है ना, इसको निकालिए, ये जो दिया हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, ये वेक्टर चाहे मान लीजिए ऐसे है, इस तरह से, समझिएगा, समझ लीजिए ऐसा, मान लीजिए एक वेक्टर ये वाला होगा ए वेक्टर और ये हुआ आपका बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है। तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सीधे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड, जिसके अलोंग रहेगा, इसको हम बी मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, जिसके अलोंग निकालना होगा उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा, जिसके अलोंग निकालना होगा उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा। अब बोलिए, ए डॉट बी निकालने सिखाए थे, आई को आई साथ गुना कीजिए, 2 गुना 1, 2 गुना 1, उसके बाद प्लस 3 गुना -1, 3 गुना -1 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे बोले थे, आई का कितना है, आई का 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका -3, 2 -3 ऊपर हो गया, नीचे हो गया √2, तो आंसर क्या हो गया -1/√2। तो -1/√2 कहीं है, कहीं तो होगा, ख्वाबों ख्यालों में कोई रहता है, वो है तुम, वो है तुम। देखिए ये हो गया क्वेश्चन। देखिए अगर हम इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो जरूरी नहीं कि 10 क्वेश्चन आपको शानदार तरीका से समझ में आ जाए फर्स्ट बार में, एक बार में नहीं होता। ये प्रैक्टिस का जो नाम बोला गया ना, अगर एक बार में बातें समझ में आ जाती तो प्रैक्टिस का वर्ड ही नहीं आता इस दुनिया में। एक बार में वीडियो जो हम जिस तरह का हम समझ रहे हैं, ये जो वीडियो है वो 1 टाइम नहीं है। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आप क्लास में मिलिए हमसे समझने का प्रयास कीजिए, फिर से बताएंगे। और अगर नहीं, आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप आराम से 2 बार 3 बार इस वीडियो को घुमा घुमा के देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको कम समझ में आया सो पक्का आपसे बनेगा। अगला जो वीडियो आएगा वो 5वां चैप्टर का आएगा, इसलिए चैनल पे बने रहिए, है ना। 15 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 10-10 को पहले देखेंगे, फिर से 10-10 देखेंगे, और जब 2 बार हो जाएगा 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम पूरा मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 1 to 15, 15 चैप्टर का एक में बना देंगे 40 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप 11th में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा, है ना, यूजफुल साबित होगा, और आपको रिजल्ट बनाने में ये वीडियो मदद करेगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।